तुम यहाँ पर क्या कर रही हो अफान? जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो सामने ही बेड पर बैठी हुई सफ़ा पर उसकी नज़र पड़ी तो उसके माथे पर बल पड़ गए और वो गुस्से में उसकी तरफ लपका। सफ़ा उसके अंदाज को महसूस करके कांप गई और बेसाख्ता पीछे हटते हुए बोली, वो अम्मा जान ने मुझे यहाँ भेजा है। तो अफान एकदम गुस्से से उसे अपने बेड से उठाकर बोला, मेरे कमरे में तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश नहीं है, निकलो यहाँ से। मैं सिर्फ तुम्हें अपने बेटे के लिए ब्याह कर लाया हूँ, मेरी बीवी बनने की कोशिश मत करना। अफान का गुस्सा इस वक्त उरूज पर था तो बेइख्तियार सफ़ा की आंखों से आंसू बह निकले और वो बोली, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। सदा के माफ़ी मांगने पर अफान उंगली उठाकर बोला, ये बेचारगी के ड्रामे मेरे सामने मत करो। खबरदार जो तुमने मुझे अपनी आंसुओं से ट्रैप करने की कोशिश की। औरतों के पास एक आखिरी हथियार यही रह जाता है कि दो चार आंसू बहा लो और मर्द को फंसा लो। लेकिन मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ना तुम्हारी ना तुम्हारे नाजो अंदाज की। मैं तुम जैसी औरतों को अच्छी तरह जानता हूँ। यहाँ से अपना सामान उठाओ और मेरे कमरे से निकलो। सफ़ा बेचारगी से बोली, मैं इस वक्त कहाँ जाऊंगी? सफ़ा की आंखों में आंसू आ गए। तब भी उसने सोए हुए अब्दुल्ला को उठाकर सफ़ा की गोद में डाला और बोला, ये बच्चा तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम सिर्फ इसके लिए इस घर में आई हो। ना तो तुम मेरी बीवी हो, ना ही अम्मा जान की बहू, बल्कि सिर्फ एक बच्चे की आया हो। और इसी आया की हैसियत से तुम इस घर में रहोगी, न मेरी बीवी की हैसियत से इस कमरे में। आओ मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। हमारे घर में आया के लिए जो कमरा मखसूस था, तुम्हें उसी कमरे में रहना होगा। ये कहकर अफान सफ़ा का बाजू पकड़कर खींचते हुए उसे ले गया। उसके हाथों में अब्दुल्ला रोने लगा क्योंकि अफान का अंदाज बहुत जारहाना था और अब्दुल्ला ये सख्ती महसूस करके रो पड़ा था। तभी अफान के कमरे वाली लाइन के आखिरी कोने पर एक छोटे कमरे में उसने सफ़ा को धकेला और बोला, आज से तुम यहीं पर रहोगी और अब्दुल्ला की केयर करने में तुम कोई कोताही नहीं करोगी। और अगर मैंने तुम्हारी कोई कोताही पकड़ ली या तुमने कोई गलती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अफान उंगली उठाकर उसे वॉर्न करता हुआ वहां से निकल गया, जबकि सफ़ा की आंखों में आंसू आ गए। बेबसी से उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा, जैसे खामोश फरियाद की हो, और फिर रोते हुए अब्दुल्ला को ठपकने लगी, जो इस वक्त भी उसकी बाहों में मचल रहा था। सफ़ा को अच्छी तरह अंदाजा हो चुका था कि इस घर में उसकी क्या हैसियत है। अब्दुल्ला को पुरसुकून करने के लिए उसने अपनी कमीज ऊपर की और उसे खुद से चिमटाकर दूध पिलाने लगी। वो जान गई थी कि इस घर में रहना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, और अफान का मिजाज और अंदाज महसूस करके सफ़ा की रूह कांप उठी की। या अल्लाह, ये क्या हो गया है? क्या मेरी जिंदगी में सुकून के चंद पल भी नहीं? क्या मेरी जिंदगी में मर्द की मोहब्बत नहीं लिखी हुई? सफ़ा ने रोते हुए आंसू बहाए और अब्दुल्ला की तरफ मुतवज्जे हो गई, जो नींद में भी हल्का हल्का हिल रहा था और सफ़ा को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा था। लेकिन वो नहीं जानती थी कि अम्मा जान ने ये सब कुछ देख लिया है और उन्होंने अफान की अच्छी खासी खबर ली है। तभी कुछ देर के बाद अम्मा जान उसके कमरे में आई और बोली, बेटा, अफान की तरफ से मैं तुमसे माजरत चाहती हूँ। वो तुम्हारे साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आया है, लेकिन मैंने उसे समझा दिया है, अब वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारा जो मकाम है तुम्हें उसी के मुताबिक जगह मिलेगी। अम्मा जान माजरत करते हुए सफ़ा को अपने साथ लेकर वापस अफान के कमरे में ले आईं। अफान ने गुस्से से करवट ली हुई थी। उसने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया और सफ़ा खामोशी से सोफे पर जाकर बैठ गई। अब्दुल्ला अब भी उसके सीने से लगा हुआ था। अरे यार बीवी, तुम इतनी हसीन भी लग सकती हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। वो जो उस वक्त आईने के सामने खड़ी खुद को संवार रही थी, अपने पीछे शावेज की आवाज़ सुनकर पलटी और मुस्कुराकर बोली, अच्छा जी, तो अब आपको मैं सिर्फ कभी कभी हसीन लगती हूँ, जबकि शादी से पहले तो आप कहते थे कि तुमसा हसीन कोई भी नहीं। सफ़ा ने शरारत से शावेज की तरफ देखकर कहा तो वो मुस्कुरा दिया और उसके करीब आकर उसकी गर्दन के गिर्द अपने बाजू को हमायल करता हुआ बोला, अरे ऐसा कुछ नहीं है मेरी जान, मैं सिर्फ तुम्हें तंग कर रहा था। तुम जैसा हसीन आज भी कोई नहीं है, और दिन ब दिन तुम्हारा हुस्न जिस तरह निखरता जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी काम का नहीं रहूंगा, बस तुम्हारे हुस्न के दरबार का पुजारी बनकर रह जाऊंगा। शावीज ने मोहब्बत से कहते हुए उसकी गर्दन पर अपने लब रख दिए। उसकी मोहब्बत की गरमाइश ने सफ़ा को फड़फड़ाने पर मजबूर कर दिया। तभी वो जरा सा पीछे हटी और उसे खुद से दूर करते हुए बोली, अरे अब बस करें, पहले ही हम बहुत लेट हो चुके हैं। आपको पता तो है, अगर हमें देर हो गई तो खालाजान गुस्सा करेंगी। सफ़ा ने शावेज को वक्त की तंगी का एहसास दिलाया तो वो फौरन एक गहरा सांस भरकर बोला, अरे यार, तुम जितनी खूबसूरत हो उतनी ही जालिम भी हो। भला ऐसे रोमांटिक माहौल में तुम इतनी जल्दी पैंतरा कैसे बदल लेती हो, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। चलो तुम्हारी खालाजान के यहाँ चलें, जिन्हें गुस्सा भी बहुत आता है। शावेज ये कहते हुए कमरे से बाहर लपका और उसकी इस अंदाज पर सफ़ा मुस्कुराते हुए इसके पीछे चलती गई। आज उनकी शादी की दावत थी। अभी उनकी शादी को सिर्फ 7 दिन ही हुए थे और दावतों का सिलसिला शुरू हो से उन चुका दोनों था। को इनवाइट किया था। सफ़ा जो शावीज़ की पसंद थी, वो दोनों यूनिवर्सिटी में एक दूसरे को पसंद करते थे और फिर शावीज़ ने अपनी मोहब्बत को सच्चा साबित करने के लिए अपने वालिदैन को सफ़ा के घर रिश्ता लेने के लिए भेज दिया और यूं ये रिश्ता दोनों घरानों की बाहमी रजामंदी के साथ तय हो गया। सफ़ा खुद भी शावीज़ को बहुत चाहती थी और उसे ज़िंदगी के हमसफ़र के तौर पर ही देखती थी। यही वजह थी कि उसके वालिदैन ने जब अपनी बेटी की रजामंदी मालूम की तो सफ़ा ने शर्मा के सर झुका दिया और यूं दोनों तरफ से बगैर किसी रुकावट के ये रिश्ता तय पा गया। सफ़ा और शावेज इस रिश्ते पे बहुत खुश थे और शादी वाले दिन उन दोनों के चेहरों पर सच्ची खुशी का अक्स दिखाई दे रहा था। हर कोई उनकी जोड़ी को सराह रहा था, क्योंकि ऐसी जोड़ी किस्मत वालों की होती है और उनकी शादी है में हर चेहरा खुश था। ससुराल में सफ़ा का इस्तकबाल बहुत जोशो खरोश से किया गया था और वो अपनी नई जिंदगी में शावेज के संग बेहद मसरूर थी।
तीसरे ही दिन उसे अपने मैके और ससुराल की तरफ से दावतें वसूल होना शुरू हो गई और सफ़ा ने पहली दावत खाला जान की कबूल की, जिनसे वो बहुत मोहब्बत करती थी और उनके साथ उसकी बहुत दोस्ती थी। आज वो शावेज के हमरा उन्हीं की तरफ जा रही थी। उसने खाला जान का ही दिया हुआ ड्रेस पहना हुआ था। सुर्ख रंग की लॉन्ग फ्रॉक उस पे खूब खिल रही थी, जिसमें शावेज उसे सराह रहा था। रास्ते में भी वो बार बार सफ़ा के ऊपर निगाह डालता और फिर एक गहरी आह भरकर रह जाता। उसके मोहब्बत को महसूस करके सफ़ा शरारत से मुस्कुरा देती। वो अच्छी तरह जानती थी कि शाहवेज अपने जज्बात पर मुश्किल से कंट्रोल किए हुए है और उसकी मोहब्बत महसूस करके सफ़ा को खुद पर फख्र क्या हुआ महसूस है? हो रहा मामा था। जान ने बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम शाम से उल्टियां कर रही हो। शावेज परेशानी से कमरे में दाखिल हुआ। वो इस वक्त ऑफिस से लौटा था जब उसे अपनी माँ की तरफ से सफ़ा की तबीयत खराबी की इत्तला मिली। वो बेहद परेशान होकर कमरे में आया तो सफ़ा बेड क्राउन से टेक लगाकर बैठी हुई थी। नाकाहत भरे लहजे में बोली, जी शावेज, तबीयत तो मेरी बहुत ज्यादा खराब है, बीपी भी लो है। इसकी आवाज में भी कमजोरी महसूस हो रही थी। शावेज इसके करीब ही बैठ गया और इसके दोनों हाथों को थाम कर बोला, तुम उठो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलूं। मुझे तो तुम्हारा जिस्म भी गर्म लग रहा है। शावेज परेशानी से बोला तो सफ़ा के चेहरे पर एक शर्मगीन सी मुस्कुराहट आकर ठहर गई और वो शर्माते हुए बोली, नहीं शावेज, मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। शावेज ने नासमझी से इसकी तरफ देखा। क्यों जरूरत नहीं है? तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर के पास ही जाते हैं। उठो, जल्दी करो, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा, जल्दी करो। ये कहते हुए शावेज ने उसका बाजू पकड़कर उठाना चाहा तो सफ़ा जल्दी से बोली, नहीं शावेज, प्लीज जोर जबरदस्ती मत कीजिएगा। और फिर इसने अपने तकिए के नीचे से एक एनवेलप निकालकर शावेज की तरफ बढ़ाया, जिसे शावेज ने नासमझी से थाम लिया और जब उसे खोलकर पढ़ा तो उसके चेहरे की रंगत चमकने लगी थी और सच्ची खुशी का अक्स इसकी आंखों से छलकने लगा था। वो बेताबी से सफ़ा के दोनों हाथ थाम कर बोला, क्या वाकई जो कुछ इसमें लिखा है वो सच है? सफ़ा से पूछते हुए उसने इसकी आंखों में झांका तो सफ़ा ने शर्माते हुए हाँ में सर हिलाया। सफ़ा, तुमने आज मुझे जिंदगी की वो खुशी दी है जो सबसे अनमोल है। तुम माँ बनने वाली हो और मैं बाप। ये एहसास ही कितना गुदगुदाने वाला है। शावेज की खुशी सफ़ा के दिल को मुनव्वर कर रही थी और वो मुस्कुराते हुए सोच रही थी कि जिंदगी ने इसे कितनी खुशियां दे दी। वो अपने रब का जितना भी शुक्र अदा करती कम था। सिर्फ शादी के 2 महीनों के बाद ही अल्लाह ताला ने इसके ऊपर करम कर दिया और वो इस करम के लिए सारी जिंदगी भी इसके सजदे में पड़ी रहती तो शायद इसका 2 दिन हक की अदा न बात कर है। पाती। मैं लौट आऊंगा। अगर ऑफिस का कोई जरूरी काम ना होता तो मैं कभी ना जाता। मैं जानता हूं कि मेरे पीछे तुम परेशान हो जाओगी, लेकिन मजबूरी है। अगर मैंने ये कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं की तो फिर मेरी प्रमोशन नहीं होगी और मुझे हर हाल में ये प्रमोशन चाहिए, अपने लिए, तुम्हारे लिए और अपने होने वाले बच्चे के लिए। शावेज बेबसी से सफ़ा को समझा रहा था, जिसकी एक ही जिद थी कि वो शहर से बाहर न जाए, क्योंकि सफ़ा को 7वां महीना लग चुका था और उसे तरह तरह के वहम सताने लगे थे। उसकी तबीयत भी आजकल बहुत निढाल रहती थी। कभी बीपी कम हो जाता तो कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता और इन हालातों में कभी उसे बहुत भूख लगती और कभी वो कई कई घंटे भूखी बैठी रहती। सिर्फ शावेज ही उसे समझता था और सफ़ा को उसके दूर जाने के ख्याल से ही अजीब से वहम सताने लगे थे। वो उसका हाथ थामकर मुल्तजी लहजे में बोली, प्लीज़ शावेज, अब मत जाए ना, मेरा दिल होल रहा है। अगर आप ये कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करेंगे कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, आप अगले साल प्रमोशन ले लीजिएगा। लेकिन शावेज बोला, सफ़ा, तुम नहीं जानती मैंने इस प्रमोशन के लिए कितनी मेहनत की है, मैंने कितना ओवरटाइम किया है, ऑफिस को अपना 100% दिया है, इसलिए अब मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। ये एक आखिरी पड़ाव है, बस ये पार हो जाए तो फिर मैं पूरा 1 हफ्ते की छुट्टियां लूंगा और हम दोनों इस कमरे में मिलकर वक्त गुजारेंगे। शावेज ने यकीन दिलाने वाले अंदाज में सफ़ा से कहा तो वो जैसे मजबूर हो गई। उसका दिल तो नहीं चाह रहा था कि वो शावेज को दूसरे शहर भेजे, लेकिन शावेज ने सब कुछ सोच लिया था और तय कर रखा था, इसीलिए मजबूरी में ही सही सफ़ा ने उसे जाने की इजाज़त दे दी। ताहम उसके जाने के बाद भी सफ़ा का दिल हुलता रहा। शावेज की कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी गई थी और वहीं पर उसके बॉस ने उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की थी और उसे प्रमोशन लेटर भी थमा दिया था। शावेज बहुत खुश था और उसकी खुशी में सफ़ा भी खुश थी, क्योंकि शावेज ने जिस मकसद के लिए ये कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी वो मकसद अब पूरा हो गया था। आज शावेज की वापसी थी और सफ़ा शावेज की पसंद का ब्लैक ड्रेस पहनकर तैयार हो रही थी। उसे अपने महबूब का इंतजार था जो 2 दिन के बाद लौट रहा था। सफ़ा उस वक्त बेचैनी से शावेज की मुंतजिर थी जब फ़ोन की घंटी बजी। शावेज का ही फ़ोन होगा, वो तेजी से मोबाइल की तरफ लपकी। वो कॉल शावेज के नंबर से ही आ रही थी। उसने बेचैनी से फ़ोन उठाया और बोली, शावेज, आप कहाँ रह गए? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। तभी दूसरी तरफ से उसे जो कुछ कहा गया उसने उसके कदमों तले से ज़मीन निकाल दी और वो बेसाख्ता चे और जब उसे होश आया तो वो अस्पताल में थी। बहुत मुश्किल से उसके बच्चे की जान बचाई गई, क्योंकि सफ़ा को बहुत बड़ा धचका लगा था। डॉक्टर ने अगले 2 महीने उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बताए थे, लेकिन सफ़ा हर वक्त रोती रहती थी और गम करती रहती थी। ऐसे में एक दिन उसकी जब तबीयत खराब हुई तो उसे दोबारा अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि उसका बच्चा उसके पेट में ही मर गया है। सफ़ा के लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा था। पहले वो शावेज को खो चुकी थी और अब अपने बच्चे को भी। वो हर वक्त रोती रहती। ऐसे में उसके वालिदैन उसकी दिलजोई करते रहते। तभी उन्हें सफ़ा की ममानी ने मशवरा दिया कि सफ़ा की शादी कर दी जाए। वो अब इद्दत में नहीं है, क्योंकि उसके बच्चे के साथ ही उसकी इद्दत ख़त्म हो चुकी है। ऐसे में सफ़ा की ममानी ने एक रिश्ता बताया। अरे खालिदा, वो घराना मेरा देखा बाला है और काफ़ी अरसे से मैं उस लड़के को जानती हूँ। बहुत शरीफ और अच्छे ख़ानदान का है। बस बीवी 2 माह के बच्चे को छोड़कर भाग गई। उसे तो शुरू से ही अपनी बीवी पे शक था, क्योंकि उसकी बीवी चोरी छुपे किसी से फ़ोन पर बात करती रहती थी। उसने बहुत चाहा कि उसकी बीवी राह रास्त पर आ जाए, लेकिन वो नहीं आई और बच्चे की पैदाइश के 2 महीने के बाद ही उसे छोड़कर भाग गई। अपना सारा जेवर और नकदी भी साथ ले गई थी। अफान के लिए ये बहुत बड़ा सदमा है।
तुम कहो तुम्हें अपनी सफ़ा के लिए तो बात चलाऊं। सफ़ा की माँ खालिदा बेगम ने फ़ौरन हामी भर ली और बोली, हाँ हाँ आपा, आप बात चलाएं आपा। मुझे पूरा यकीन है कि सफ़ा की शादी हो गई तो वो मसरूफ़ हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल भी बहल जाएगा। और जिस तरह आपने बताया कि उसका 2 माह का बेटा है तो सफ़ा को बच्चा मिल जाएगा और उसको सुकून आता जाएगा। खालिदा बेगम ने सफ़ा के मुस्तकबल के हवाले से फिक्रमंद होते हुए कहा तो सफ़ा की मामी चमकती हुई आंखों से वहां से उठ गईं। उनके दिल में जो लालच सर उठा रहा था वो कोई नहीं जानता था, क्योंकि अफ़ान का रिश्ता तय करवाने के लिए उसकी माँ ने 5 लाख देने का वादा किया था। और सफ़ा की ममानी ये बात अच्छी तरह जानती थीं कि सफ़ा से बढ़कर अफ़ान के लिए और कौन बेहतर हो सकता था। 5 लाख भी उनकी जेब में आ जाने थे और सफ़ा का रिश्ता भी हो जाता। इसीलिए उन्होंने इस रिश्ते को तय करने में देर नहीं की। हो गई, सफ़ा का रिश्ता अफ़ान के साथ तय हो गया। सफ़ा ने बहुत एतराज़ किया लेकिन उसकी कोई नहीं सुनी गई और वो सादा तरीके से रुखसत होकर अफ़ान के कमरे में आन पहुंची। वो अपने आप को एक रोबोट तस्वर कर रही थी जिसे जहाँ चाहे मोड़ दिया जाता। वो उस वक्त शावेज़ के ख्यालों में खोई हुई थी और रो रोकर निढाल हुई पड़ी थी। जब अफ़ान कमरे में आया, अफ़ान ने उसे रोते हुए देखा तो उसका पारा हाई हो गया और फिर दुरुस्ती से बोला कि तुम्हें सिर्फ बच्चे की केयर करने के लिए लाया गया है। तुम्हारा इस घर में कोई मकाम नहीं सिवाय इस बात के कि तुम मेरे बच्चे की आया बनकर रहो। और सफ़ा ने सारी रात अब्दुल्ला को अपने सीने से लगाए रखा। वो माजी के ख्यालों में गुम थी जब अब्दुल्ला के रोने से उसके ख्यालों की बहती रूह टूट गई। वो एकदम उठी, अब्दुल्ला का डायपर चेक किया तो वो तब्दील करने वाला था। सफ़ा ने इधर उधर देखा लेकिन उसे डायपर कहीं नजर नहीं आया। वो परेशान हो गई क्योंकि अभी उसे इस बच्चे की चीज़ों के बारे में कुछ इल्म नहीं था। तभी उसने डरते हुए अफ़ान को हिलाया, सुने प्लीज़, बात सुने। सफ़ा के हाथ में पहनी हुई चूड़ियां खनक उठी। अफ़ान ने यह आवाज़ सुनते हुए मिंदी आंखों से सफ़ा को देखा जिसके चेहरे पर परेशानी के आसार दिखाई दे रहे थे। उठाया मुझे, तभी वो गुस्से तो वो से डर बोला, कर बोली, क्या बात है? वो दरअसल मुझे अब्दुल्ला के डायपर्स चाहिए, कहाँ पड़े हैं? उसने आहिस्ता से कहा तो अफ़ान थोड़ा शर्मिंदा हो गया और फिर उसने अलमारी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसके नीचे वाले दराज में है। वो अलमारी अब्दुल्ला की है और उसमें सब चीज़ें उसी की पड़ी हुई हैं, तो मैं वहाँ से सब कुछ मिल जाएगा और अगर कोई चीज़ वहाँ ना हुई तो मुझे बता देना। अफ़ान ने आहिस्तगी से कहा तो सफ़ा सर हिलाती हुई उस अलमारी की तरफ मुड़ी। वहाँ से उसे डायपर मिल चुके थे और वाइप्स भी उसके साथ ही पड़े थे। सफ़ा ने अब्दुल्ला का डायपर चेंज किया और फिर उसे अपने सीने से चिमटाकर दूध पिलाते हुए उसे थपकने लगी। थोड़ी देर में अब्दुल्ला सो गया। अफ़ान इस दौरान सफ़ा की तरफ देखता रहा। उसकी नींद खराब हो चुकी थी लेकिन उसे अब गुस्सा भी नहीं आ रहा था, क्योंकि सफ़ा जिस तरीके से अब्दुल्ला की केयर कर रही थी और जिस तरह उसे संभाल रही थी, अफ़ान के लिए ये बहुत हैरनकुन था। एक ऐसी औरत जो अब्दुल्ला की माँ भी नहीं थी, किस तरह उसकी केयर करते हुए अपनी नींद खराब कर रही थी। अफ़ान के लिए ये सब कुछ एक अनोखा तजुर्बा था, जबकि अब्दुल्ला की अपनी माँ उसे छोड़कर जा चुकी थी। अफ़ान ने देखा अब्दुल्ला सो गया है तो उसने आहिस्ता से सफ़ा से कहा, इसे लेटा दो, अब तुम भी बेड पर सो जाओ, थक गई होगी। अफ़ान जानता था कि वो सारी रात सोफे पर बैठी रही है, इसीलिए उसके दिल में हमदर्दी ने सर उठाया था। सफ़ा सर हिलाते हुए मशकूर नज़रों से उसे देखती बिस्तर पर लेट गई और फिर कुछ ही देर में नींद की गहरी वादियों में सो सफ़ा चुकी थी। एकदम उठ बैठी और अब्दुल्ला को जब रोते हुए देखा तो फौरन अपने साथ लगा लिया। अरे अरे अरे, मेरा बच्चा क्यों रो रहा है? मम्मा इधर ही है, आपके पास ही है। सफ़ा उसे ये कहते हुए अपने साथ लगाकर थपकने लगी, लेकिन अब्दुल्ला के रोने में तेजी आ रही थी। तभी बाथरूम से अफ़ान बाहर निकला और गुस्से से बोला, क्या क्या किया मेरे बेटे को तुमने? ये क्यों इस तरह रो रहा है? वो फौरन आगे बढ़कर अब्दुल्ला को अपनी बाहों में उठाकर बोला तो सफ़ा शर्मिंदा सी हो गई और कहने लगी, नहीं, मैं तो सो रही थी तो। लेकिन अभी उसकी बात ही पूरी नहीं हुई कि अफ़ान उसकी बात काट कर बोला, क्या मैं तुम्हें यहाँ पर सोने के लिए लेकर आया हूँ? तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हें अब्दुल्ला की केयर करनी है, उसका ख्याल रखना है, और तुम बेखबरी की नींद सो रही थी कि तुम्हें इतना भी मालूम नहीं कि अब्दुल्ला को क्या हुआ, क्यों वो इतना रो रहा है? वो अब्दुल्ला को साथ लगाए थपक रहा था और सफ़ा शर्मिंदा होते हुए उठी और आगे बढ़कर अब्दुल्ला को थामने के लिए हाथ बढ़ाए, लेकिन अफ़ान ने उसका हाथ झटक दिया और बोला, पहले ही दिन तुमने अपने सौतेलेपन को दिखा दिया। मेरा ख्याल था कि तुम्हें कुछ वक्त लगेगा तभी तुम अपनी असलियत जाहिर करोगी, लेकिन तुमने तो एक रात के बाद ही अपनी असलियत को मेरे सामने जाहिर कर दिया। मैं तो अपने बेटे के मामले में तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता। मैं अभी अम्मा जान से बात करता हूँ, क्या सोचकर उन्होंने तुम्हारा निकाह मेरे साथ किया, जबकि मैं तो इसी तरह खुश था। धोखेबाज, मुनाफिकत भरी। ये कहते हुए अफ़ान कमरे से निकल गया और उसके इतने सख्त अल्फाज पर सफ़ा जैसे शशतर रह गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अफ़ान ने उसे ये सब कुछ कहा है, और वो भी इतनी मामूली सी बात पर, जबकि वो सारी रात अब्दुल्ला को संभालते रही थी। और अब जब उसकी आंख लग गई थी तो अब्दुल्ला के रोने का उसे पता नहीं चला। इतनी मामूली सी बात पर अफ़ान उसे कितनी बातें सुना गया था। सफ़ा की आंखों में एकदम आंसू आ गए और बेख्तियार उसे शावेज़ याद आया। एक बार इसी तरह शावेज़ ने उसे डांटा था। सफ़ा ने उसकी पसंद की शर्ट जला दी थी। न जाने वो किस गुमान में थी कि उसकी लापरवाही से शावेज़ की ब्रांडेड शर्ट जल गई। शावेज़ ने उसे सिर्फ इतना ही डांटा था कि तुम्हें एहतियात करनी चाहिए थी। और सफ़ा की आंखों में आंसू आ गए और शावेज़ कितना शर्मिंदा हुआ था। वो उसके आगे अपने कान पकड़कर खड़ा हो गया था और उसकी ये पोजीशन देखकर सफ़ा रोते रोते हंस दी थी। तभी शावेज़ गहरा सांस भरकर बोला था, शुक्र है खुदा का तुम हंस दी, वरना मेरा आज का दिन अच्छा नहीं गुजरना था। शावेज़ के बारे में सोचकर सफ़ा के लबों पर एक मुस्कुराहट आन ठहरी और फिर उसे अफ़ान का ख्याल आया जो पहले ही दिन उसे इतनी बातें सुना गया कि सफ़ा का दिल चाह रहा था कि ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। वो गहरा सांस भरती हुई कमरे से बाहर निकल आई, क्योंकि बदस्तूर उसे अब्दुल्ला के रोने की आवाज़ आ रही थी और वो अच्छी तरह जानती थी कि अब्दुल्ला को इस वक्त भूख लगी है और वो माँ का दूध ही पिएगा।
बेटा, मैं जानती हूँ कि अफ़ान ने तुम्हें बहुत बातें सुनाई हैं। उसकी आवाज़ यहाँ तक आ रही थी, लेकिन एक माँ होने के नाते मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अभी तुम सब्र के साथ ये वक्त गुजार लो, क्योंकि अफ़ान औरत का डसा हुआ है। जो खेल भी रमाइशा ने उसके साथ खेला है तुम सोच बन नहीं सकती। ऐसे में किसी औरत पर भरोसा करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। बस तुम कुछ अरसा सब्र के साथ गुजार लो। मुझे पूरा यकीन है कि खुशियाँ तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देंगी और तुम खुली बाहों के साथ उन्हें वेलकम करोगी। अम्मा जान ने सफ़ा से कहा, जो उस वक्त उनके पास बैठी हुई थी और अब्दुल्ला को गोद में लिए उसके साथ खेल रही थी, क्योंकि सुबह जिस तरह अफ़ान सफ़ा के साथ पेश आया था खुद अम्मा जान को भी अच्छा नहीं लगा था। तभी सफ़ा संजीदगी से बोली, अम्मा जान, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि अफ़ान के लिए किसी औरत पर एतबार करना मुश्किल है, लेकिन आप ये भी तो देखें कि मेरा भी अभी पहला दिन है। अब्दुल्ला को मेरे साथ अटैचमेंट में वक्त लगेगा, वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपनाएगा, और मैंने तो जब से अब्दुल्ला को अपनी गोद में भरा है तब से मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत उमड़ी चली जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये मेरा अपना ही बच्चा है। हालांकि मैंने इसे जन्म नहीं दिया, लेकिन फिर भी मुझे इसमें अपना बच्चा नजर आता है। सफ़ा ने भीगे हुए लहजे में कहा तो अम्मा जान उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा देने की खातिर बोली, बेटा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ औरत के अंदर कुदरती तौर पर एक ममता मौजूद होती है, और फिर कुदरत ने तुम्हारे साथ इतनी कम उम्री में जो कुछ किया है वो बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरी सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है, अफ़ान को समझकर उसके साथ वक्त गुजारना तुम्हारे लिए सब आसान हो जाएगा। अगर तुम भी उसके साथ दो बदो जवाब दोगी और उसे गलत समझोगी तो शायद तुम दोनों का रिश्ता तुम सब्र कर लो, अम्मा जान ने बड़े मलतजी लहजे में सफ़ा से कहा तो वो नम आंखों से मुस्कुराकर बोली, अम्मा जान, आप फिक्र ना करें, आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अफ़ान के दिल से अपने लिए नफरत निकाल सकूं, वो औरत जात पर एतबार करना सीख जाए और उन्हें मेरी नीयत पर भी कोई शक ना रहे। सफ़ा ने एक अज़म से कहा तो अम्मा जान बेसाख्ता उसे दुआएं देने लगीं। सच तो ये था कि उन्हें ये लड़की बहुत अजीज़ हो गई थी। हालांकि अभी उसे घर में आए हुए 24 घंटे ही हुए थे, लेकिन इन 24 घंटों में ही वो इस लड़की के नेक अतवार और अच्छी तरबियत की कायल हो गई थी, और वो जान गई थी कि अफ़ान अगर सफ़ा को खो देगा तो फिर ज़िंदगी उसे कभी दोबारा सफ़ा जैसी लड़की नहीं देगी। इसीलिए उन्होंने सफ़ा को समझा दिया था, लेकिन अफ़ान की तरफ से उनका दिल मुसलसल वसवसों का शिकार था, क्योंकि वो अच्छी तरह उसके गुस्से से बाखबर थीं। सुने, आज आप मुझे मेरी अम्मी के घर छोड़ देंगे? सफ़ा ने आहिस्ता आवाज में अफ़ान से कहा, जो उस वक्त दफ्तर के लिए तैयार हो रहा था। मुड़कर उसकी तरफ पलटा और बोला, क्यों, अम्मी की तरफ जाने की क्या जरूरत पेश आ गई? अफ़ान के लहजे पर सफ़ा थोड़ा झिझक सी गई, लेकिन बोली, वो दरअसल काफ़ी दिन हो गए हैं मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, मुझे उनकी याद आ रही थी। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आज अम्मी की तरफ चली जाऊँ, शाम को वापस आ जाऊंगी। सफ़ा की बात सुनकर अपने बालों में ब्रश करता हुआ वो बोला, ठीक है, तुम चली तो जाओ, लेकिन फिर अब्दुल्ला का ख्याल कौन रखेगा? मैं उसे साथ लेकर जाऊंगी। सफ़ा तुरंत बोली तो अफ़ान पलटकर उसे गुस्से भरी नजरों से देखकर कहने लगा, हरगिज़ नहीं, मैं अपने बेटे के मामले में इतनी लापरवाही का मुजाहिरा नहीं कर सकता कि उसे तुम्हारे साथ भेज दूं। तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन अब्दुल्ला का कोई बंदोबस्त करके जाना। अफ़ान ने हाथ उठाते हुए उसे वार्न किया और ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर पटकने वाले अंदाज में रखा। सफ़ा एकदम पीछे हटी, वो डर गई थी। अफ़ान एक गुस्से भरी गहरी नज़र उस पर डालकर कमरे से निकल गया। सफ़ा जानती थी कि अफ़ान ने सिर्फ बहाना बनाया है, वरना वो नहीं चाहता कि वो माँ की तरफ जाए। सफ़ा ने गहरा सांस लिया और अब्दुल्ला के पास आकर बैठ गई, जो उस वक्त गहरी नींद में सो रहा था। सोते हुए वो मासूम फरिश्ता और भी ज्यादा मासूम लग रहा था। सफ़ा आहिस्ता से उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। मेरे बेटे, इस घर में अगर तुम ना होते तो शायद मेरा दिल ना लगता। तुम्हारे वजूद से मुझे सुकून का एहसास होता है, मुझे अपना वो दुख भी भूलने लगता है जो मेरी कोख में ही खत्म हो गया था। सफ़ा गायबाना तौर पर अब्दुल्ला से बातें करती हुई अपने दिल का हाल सुना रही थी। वो नहीं जानती थी कि उसकी बातें कोई और तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी से मिलवा लाता हूँ। अफ़ान ने सफ़ा से नजरें चुराए हुए उसे कहा तो वो बेयकीनी से बोली, क्या वाकई आप मुझे अम्मी से मिलवाने के लिए ले जाएंगे? अफ़ान ने आहिस्ता से सर हाँ में हिलाया तो वो जो खुशी से पलटने लगी थी एकदम रुक सी गई और बोली, अब्दुल्ला। उसके आहिस्ता से कहने पर अफ़ान बोला, अब्दुल्ला भी हमारे साथ ही जाएगा। ये सुनकर सफ़ा के चेहरे पर एक चमक सी आ गई और वो बेसाख्ता थैंक यू कहकर पलट गई। जल्दी से तैयार होकर उसने अपने बालों में ब्रश फेरा और हल्की सी लिपस्टिक लगाकर अब्दुल्ला का बेबी बैग उठाया और अब्दुल्ला को गोद में भरे अफ़ान के पास आ गई। अफ़ान ने एक नज़र उठाकर जब उसकी तैयारी को देखा तो बेहद हैरान हुआ। वो सफ़ा जो आम से हुलिये में भी बहुत खास लगती थी, उस वक्त हल्की सी लिपस्टिक ने उसके हुस्न को दो आतिशा कर दिया था। अफ़ान का दिल एक लम्हे के लिए डूब कर उभरा था। सफ़ा के हाथ में अब्दुल्ला और उसका बेबी बैग को देखकर बेसाख्ता उसे गुज़िश्ता दिनों वाली बात याद आई तो वो शर्मिंदा सा हो गया। उसने आहिस्ता से बैग थामा और बोला, आओ चलें सफ़ा। उसके साथ चलती हुई वो बेहद मसरूर थी, क्योंकि वो वाकई बहुत दिनों से अपनी माँ को मिस कर रही थी, और आज जब अफ़ान उसे लेकर जा रहा था तो उसे लगा था कि इससे बढ़कर खुशी और कोई भी नहीं हो सकती है। और अफ़ान जो उस दिन अपना वॉलेट कमरे में भूल गया था, जब वापस आया तो सफ़ा को अब्दुल्ला से बातें करता देखकर वो दरवाजे के बाहर ही रुक गया, और फिर उसकी बातें सुनकर अफ़ान के दिल में ढेरों शर्मिंदगी ने सर उठाया था। लेकिन ये सिर्फ वक्ती था, वो वापस उसी तरह पलट गया था। लेकिन आज न जाने किस तरह वो उसे खुद से ये ऑफ़र करवा बैठा था और अब उसे मेके लेकर जा रहा था। सुनो, मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बना दोगी? अफ़ान इस वक्त ऑफिस का काम घर लेकर आया हुआ था और अब उसे वो काम करते हुए 2 घंटे हो गए थे। उसका दिमाग थक चुका था। सफ़ा जो भी किचन से फारिग होकर कमरे में आई थी, अफ़ान की फरमाइश सुनकर फ़ौरन पलट गई और फिर अफ़ान के लिए कॉफ़ी और अपने लिए चाय बनाकर जब वो बेडरूम में वापस आई तो अफ़ान तब तक सारा काम समेट चुका था।
मशकूर नज़रों से उसे देखते हुए उसने थैंक यू कहकर अपना मग थाम लिया और फिर सफ़ा को अपने करीब बैठने का इशारा किया। वो कुछ हैरान होती हुई अफ़ान के करीब बैठ गई। तभी अफ़ान ने उसका हाथ थाम लिया। सफ़ा के वजूद में एक सर्द लहर दौड़ गई। सफ़ा, तुम बहुत छोटी और मासूम हो। जिंदगी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने सुना कि तुम्हारी पसंद की शादी थी। तुम दोनों कैसे मिले थे? अफ़ान ने सफ़ा से पूछा तो वो हैरान होती हुई बोली, हम दोनों यूनिवर्सिटी फेलो थे और ये रिश्ता लव प्लस अरेंज था। घर वालों की रजामंदी भी शामिल थी। सफ़ा ने सोच समझकर जवाब दिया। तो अफ़ान कहने मैं तो लगा, बहुत दोस्ताना मिजाज का शख्स था। मैंने शादी भी एक ऐसी लड़की से की थी जो काफ़ी फ्रैंक और दोस्ताना मिजाज रखती थी। हम दोनों एक मुश्तरका दोस्त की पार्टी में मिले थे और वहाँ रमायशा को देखते ही मैं लव एट फर्स्ट साइट का शिकार हो गया था। अफ़ान ने दूर कहीं खला में तकते हुए कहना शुरू किया तो सफ़ा तवज्जो से उसे सुनने लगी। मैं बेइख्तियार रमायशा की तरफ बढ़ा और अपना तारुफ करवाया। रमायशा ने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ थाम लिया और उसके बाद हम दोनों इसके अलावा भी कई बार मिलने लगे। मुझे लगा कि मैं जिस लड़की को आइडलाइज करता हूँ उसकी खूबियाँ रमायशा से मिलती जुलती हैं। इसीलिए मैंने उसे 3-4 मुलाकातों के बाद ही प्रपोज कर दिया। मेरा प्रपोजल रमायशा ने खुले दिल के साथ एक्सेप्ट कर लिया और फिर मैंने घर में जब अम्मा जान से बात की तो वो रमायशा के घर रिश्ता ले गई और वहाँ से रिश्ता कबूल कर लिया गया। इन दिनों मैं बहुत खुश था। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैंने सब कुछ पा लिया है। मैं हवाओं में उड़ता फिरता था। रमायशा की पसंद की सारी शॉपिंग की, उसकी पसंद के कपड़े, ज्वेलरी, जूते, सब कुछ उसकी पसंद से खरीदा था। मैं उसके साथ बहुत खुश था। हमारी शादी की शुरुआत बड़े अच्छे अंदाज में हुई थी। रमायशा एक घरेलू लड़की नहीं थी और मुझे इस पर कोई एतराज़ भी नहीं था। वो अपना एक फ्रेंड सर्कल रखती थी और अपनी इस ज़िंदगी में वो कोई कमी नहीं चाहती थी और मैं उसका साथ देता था। हम दोनों अक्सर शाम को क्लब चले जाते, कभी किसी मुश्तरका दोस्त की पार्टी अटेंड करते, वरना यूं ही कभी बाहर लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते, डिनर करके आते। 2 महीने इसी तरह गुजर गए और फिर जब रमायशा उम्मीद से हुई तो वो बहुत रोई। अफ़ान इतना कहकर खामोश हुआ तो सफ़ा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया, जैसे उसे हौसला देने की कोशिश की हो। तभी वो एक गहरा सांस भरते हुए बोला, वो बच्चा नहीं चाहती थी। अफ़ान ने बेड पर अपने और सफ़ा के दरमियान सोए हुए अब्दुल्ला को देखते हुए कहा तो सफ़ा का दिल एकदम जैसे कट सा गया था। वो चाहती थी कि इस बच्चे को ज़ाया करवा दिया जाए, लेकिन मैंने न जाने से कितनी मोहब्बत के वास्ते दिए, न जाने किस तरह उसकी मन्नतें की, उसे समझाया। वो तो एक बार डॉक्टर के पास चली भी गई थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इसमें बहुत रिस्क है क्योंकि बच्चे में जान आ चुकी थी और इस सूरत हाल में कुछ भी करना रमायशा की जान के लिए खतरा साबित हो सकता था। फिर कहीं जाकर रमायशा चुप करके बैठी और ये 9 महीने इसने मुझे बहुत तंग किया। उसके मूड स्विंग्स को बर्दाश्त करते करते मैं खुद जैसे पागल सा हो जाता था। इसी दौरान मैंने महसूस किया कि रमायशा का मेरे साथ रवैया तब्दील हो रहा है और वो अब मुझसे पहले जैसी मोहब्बत नहीं करती, ना ही मेरे आने पर खुश होती है, बल्कि मैं अगर उसे ऑफिस से कॉल भी करता तो वो मेरी कॉल उठाती ही नहीं थी। अक्सर उसका नंबर बिजी मिलता। मैं जब घर आता तो वो फिर भी फ़ोन पर किसी न किसी से बात कर रही होती। इसकी हालत के पेश नज़र मैं इससे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ किसी बड़े उसने तूफान मुझसे का पेश साफ पैमाना लफ्जों में तलाक का मुतालबा कर दिया और कहने लगी कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैंने जो सोचकर तुमसे शादी की थी तुम वो नहीं निकले। उसका ये मुतालबा सुनकर मैं तो शश्तर रह गया और मैंने अपने बच्चे की खातिर साफ साफ उसे मना कर दिया कि मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। लेकिन वो मुझे बदस्तूर ज़हनी तौर पर टॉर्चर करती रही, बार बार मुझसे झगड़ा करती, तलाक का मुतालबा करती और मैं भी अपनी बात पर डट गया था। मैंने भी जिद पकड़ ली थी कि मैं अब उसे तलाक नहीं दूंगा, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो एक दिन सब कुछ छोड़कर भाग जाएगी और फिर मुझे उसका कोई सुराग नहीं मिलेगा। अफ़ान के लहजे में गहरे दुख बोल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने बरसों की मुसाफिर तय की हो। सफ़ा बड़े अफसोस से उसको देखकर बोली, मुझे अफसोस है कि ज़िंदगी ने आपके साथ ये सब कुछ किया, लेकिन शायद आप एक बेहतर पार्टनर डिजर्व करते थे। सफ़ा की मासूमियत पर अफ़ान मुस्कुरा दिया और बोला, हाँ, मैं एक बेहतर पार्टनर डिजर्व करता था। शायद रुमायशा का मेरी ज़िंदगी में आना मेरे लिए एक आजमाइश था। अफ़ान के कहने पर सफ़ा सर हिलाकर बोली, बिल्कुल एक आजमाइश ही था और आप इस आजमाइश में पूरे उतरे, लेकिन इस आजमाइश के लिए अल्लाह ने आपको कितना बड़ा इनाम दिया है। अब्दुल्ला की शक्ल में आपके पास एक ऐसा रिश्ता मौजूद है जो ना कभी खरीदा जा सकता है और ना किसी और से मिल सकता है। सफ़ा ने मोहब्बत से अब्दुल्ला के बालों में हाथ फेरते हुए कहा तो अफ़ान उसकी चेहरे पर फैली हुई ममता की चमक और मोहब्बत को महसूस करके जैसे हैरान रह गया। ये लड़की हर बार उसे बीवी होती है जो बड़े आल जलूल से हुलिये में रहती है और हर वक्त उसके चेहरे पे उदासी रहती है। ए खूबसूरत खातून, क्या आपने वो कहीं देखी है? आफान जैसे ही ऑफिस से लौटा और अपने कमरे में दाखिल हुआ तो सामने ही नक्सक से तैयार एक बेहद कीमती रॉ सिल्क के जोड़े में मलबूस सफ़ा को देखकर हैरान रह गया, जिसने उस वक्त अपने बालों को एक जदीद हेयर स्टाइल की शक्ल दे रखी थी और चेहरे पर किया गया नेचुरल लुक देता मेकअप उसके हुस्न और मासूमियत में बेपनाह इजाफा कर रहा था। उसे देखकर आफान दंग रह गया था। तभी हैरानी से बोला तो सफ़ा खिलखिलाकर हंसती और कहने लगी, आपकी वो बीवी आज छुट्टी पर गई हुई है, आज इस बीवी से काम चलाएं। सफ़ा के शाही अंदाज पर आफान मुस्कुरा दिया और एकदम उसके करीब आकर बोला, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी हसीन हो। अरे तुम तो अच्छी खासी प्यारी हो, भला मैं इतने दिन कैसे तुमसे दूर रहा। आफान ये कहते हुए बेसाख्ता उस पर झुका। सफ़ा के आरिस पर सुर्ख लाली फैल गई, उसकी पलकें हया के बोझ से झुक गईं। आफान ने बेसाख्ता उसके माथे पर बोसा दिया और बोला, तुमने इतने महीनों में ये साबित कर दिया कि तुम बेहतरीन हो और अल्लाह ने रमाइशा के बाद मुझे एक बेहतरीन शुक्रगुजार हुआ तो सफ़ा इसकी मोहब्बत की आगे बंद बांधने लगी। अफ़ान प्लीज़ अभी जाएं आप और जाकर रेडी हो जाएं, आपकी दोस्त का वलीमा है और हमें अगर देर हो गई तो आपका दोस्त बुरा मान जाएगा। सफ़ा ने अफ़ान को ड्रेसिंग रूम की तरफ धकेलते हुए कहा तो वो एक गहरी सांस भरता हुआ ड्रेसिंग रूम में चला गया। बीवी तुम बहुत जालिम हो, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी जालिम औरत से पाला पड़ेगा।
अफ़ान की दुहाइयां जारी थीं और उसकी बातें सुन सुनकर सफ़ा खिलखिलाकर हंसती थी। पिछले चंद महीनों में सफ़ा ने अपने आप को मनवा लिया था और उस रात के बाद से उन दोनों के बीच में दोस्ती का एक नया बंधन शुरू हो चुका था। वो दोनों मियाँ बीवी बनने से पहले एक दूसरे के दोस्त बन गए थे और सफ़ा को ये रिश्ता बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता अफ़ान की जसारतें बढ़ रही थीं और वो जानती थी कुदरती तौर पर अफ़ान अब उससे अपना हक लेना चाहता है और